गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना। ठीक है, हमने पहला चैप्टर मैट्रिक्स का पढ़ा और मैट्रिक्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस लगाए, मैट्रिक्स को सीखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा और बहुत कुछ चीज़ें हमने मैट्रिक्स में सीख ली हैं। अब हम बेसिकली अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम अब सीखेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, बेसिक से एकदम स्टार्ट होगा, एकदम जीरो से स्टार्ट होगा, एकदम हाई लेवल तक जाएगा, हायर तक कुछ भी छूटेगा इसमें नहीं। आप इसको आराम से लगाइए, आराम से समझिए, बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट अपना। तो डिटर्मिनेंट में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, पहले हम थोड़ा इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमको आज के लेक्चर में जो समझना है वो आसानी हो। तो हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में बेसिकली हमको करना क्या है, बहुत सी चीजें इसमें पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे वो पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता कैसा है, ये कैसा होता है। ठीक है ना, हाउ इट्स लुक, हाउ इट्स लुक, इसका लुक कैसा है, ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, दूसरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, हाउ टू एक्सपेंड। ठीक है, हाउ टू एक्सपेंड, हाउ टू एक्सपेंड, हाउ टू एक्सपेंड। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीईटी लिखेंगे, आज के बाद से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाउ टू एक्सपेंड। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे माइनर्स की, माइनर्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोफैक्टर की, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है कोफैक्टर और माइनर के बीच में, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर्स। ठीक है, हम थोड़ा इसको भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे, ठीक है, कि स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, ऑड ऑर्डर का, और स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट क्या होता है, इवन ऑर्डर का। हम उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। बाकी डिटर्मिनेंट की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी हम इनकी देखेंगे आज। ठीक है, हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी में हम आपको ये समझ लीजिए कि कैसे हम किसी डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, कैसे डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। साथ ही साथ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर के ए से मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका डिटर्मिनेंट हमें बाद में निकालना हो, मतलब अगर अपने पास एक डिटर्मिनेंट ए दिया हो, ठीक है, और हमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम देखेंगे। तो बेसिक बेसिक कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम आज देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना हाउ इट्स लुक, ये दिखता कैसा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ताकि हमको पहचानने में आ सके, जैसे हमने मैट्रिक्स देखा था ना, वो कैसा दिखता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स है, उसमें m क्रॉस n का ऑर्डर होता है, तो ठीक इसी तरह से हम देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको हम थोड़ा देखते हैं, अपनी मैथमेटिक्स के टर्म में समझते हैं, ज़्यादा हमको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मली इसको मैथमेटिक्स के टर्म में क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप जरा इसको देखिए। ठीक है, इसको देखिए, डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैंने बोला था शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं नहीं लिखने वाला है इसमें ज़्यादा, कि उसका कोई मतलब नहीं है। डिटर्मिनेंट जो होता है अपने स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आपने देखा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कुछ वैसा दिखेगा स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर का ही होंगे। कैसे होंगे, वो स्केलर के होंगे। वो कैसे होंगे, स्केलर टाइप के होंगे। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा था मैट्रिक्स में 2 1 1 1 0 1 1 1 2, 3 क्रॉस 3 का ये क्या है, एक स्क्वायर
मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा ही दिखता है, वो हमेशा स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में जो नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में क्या होंगे, इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट इसका मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट पेन चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो always equal to number of row always equal to number of column, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है अपना, उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। ये डिटर्मिनेंट की पहली कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा, और ऐसा ही डिटर्मिनेंट हम बना के स्टडी करेंगे। यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट हम देखेंगे वो स्क्वायर के जैसा दिखेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, नंबर ऑफ जो रो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। बाकी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे वो क्या होंगे, स्केलर होंगे। आप एग्जाम्पल एक देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। मैट्रिक्स में देखा था हमने ना कि मैट्रिक्स में हम ऐसे बनाते थे, ठीक है, इसको थोड़ा कर्व कर देते थे, एक स्ट्रेट लाइन और ऊपर ऐड कर देते थे, बट हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, सीधे ये दो अपने लाइंस के बीच में सारे एलिमेंट्स भरे जाएंगे और जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, ए बी सी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये अपना कैसा है, स्क्वायर के फॉर्म में है, देख सकते हैं हम। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 रो और 3 कॉलम हमें यहाँ पे आसानी से दिख रहे हैं। तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये स्केलर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो स्केलर होनी चाहिए, ठीक है। स्केलर वैल्यू हम पुट करते हैं, स्केलर आप समझते हैं मैट्रिक्स में बताया गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, कैसा दिखता है वो तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्सपैंड, हम कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है ना। हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, हाउ टू एक्सपैंड हम इसे कैसे एक्सपैंड करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारा 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, केस 1 लेते हैं हम, क्या लेते हैं, केस 1। केस 1 में अगर कोई डिटर्मिनेंट अपना जो बना हुआ है वो कैसा हो, 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर का हो, कैसा हो वो, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का हो, ठीक है ना, यानी ऑर्डर 1, ठीक है ना, कह सकते हैं इसको हम ऑर्डर 1 का हो, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 का है तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, तो हम क्या करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अगर ये ऑर्डर 1 का है तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का है तो उसमें कोई एक ही एलिमेंट होगा, क्या होगा, कोई एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम m इंटू एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, मिलेंगे। 1 इंटू 1 अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, यानी कितने ऑर्डर का है ये, 1 ऑर्डर का है, ठीक। तो इसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख देंगे a, जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। यानी यहाँ पे लिख पा रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसका कितना हो गया ये a, ठीक है, कितना हो गया ये अपना a, ये कितनी वैल्यू मिल रही है इसकी, a, ठीक है। ये किसकी बात थी, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 की। अगर अपने पास ऑर्डर 2 होता तब क्या करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अगर अपने पास क्या होता, ऑर्डर 2 होता तो हम क्या करते, ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर ऑर्डर 2 होता तो क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ये देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे भी दिखाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए बराबर इतना है तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको चाहे तो आप पेज 1 में शिफ्ट कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के समझने में, ठीक है ना। इफ ए इक्वल टू
इफ ए इक्वल, मान लीजिए ऐसे लिखा हो ए बी सी एंड डी, इसे इक्वल ए बी सी एंड डी लिखा हुआ है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ए को मैट्रिक्स समझ सकते हैं, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जरा इसको देखते हैं हम, किसमें क्या हो सकता है। जब अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा सिंपल आपको क्या करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करना है आपको, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए जरा, ये आपको आप देख पा रहे होंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ए इंटू डी, कितना हो जाएगा ये, ए इंटू डी, ए डॉट डी। ठीक है, ए डॉट डी, ए डॉट डी। ठीक है, ए डॉट डी। और दूसरा आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, या फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, बी डॉट सी। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कितना है, ए डी माइनस बी सी, यानी ए डी माइनस बी सी। ठीक है, कुछ जगह पे आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ जगह पे आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुछ जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ वो मिल सकता है, इसे मान लीजिए दिया हो ऐसे, ठीक है ना, कि डिटर्म ए कितना है आपका, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, और आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे, ए 1 1 का मल्टीप्लाई ए 2 2 से कर देंगे। देख रहा है ना, हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, ए 1 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए 2 2 से, तो हम कर देंगे ए 1 1 इंटू ए 2 2। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए फिर यहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और वापस जो अपना ए 1 2 और ये है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए 1 2 डॉट ए 2 1। तो आपको कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सेकेंड ऑर्डर का चलो कैलकुलेट कर लिया, इजी था कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का भी कर लेंगे सर। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑर्डर, हम थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से पहले हम माइनर और कोफैक्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनका उपयोग करके भी, हम उनका यूज करके हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर का। हालांकि हम माइनर और कोफैक्टर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का या फिर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आसानी होती है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में, क्योंकि ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, जबकि थर्ड वाले में थोड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो उसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो पहले हम एक तरीका देखते हैं जिसमें हम बिना किसी माइनर और कोफैक्टर का यूज किए कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरा मेथड देखेंगे कि हम माइनर और कोफैक्टर का यूज करके, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली कोफैक्टर का यूज करके हम कैसे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए एक हम रूल यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक रूल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सारस रूल। क्या बोलते हैं, सारस रूल। ठीक है, सारस रूल बोलते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये सारस रूल क्या होता है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे आप कभी एरिया निकाले होंगे ट्रायंगल का, अगर आपने कभी इन फ्यूचर ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा, ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी कि हम क्या करते थे, एक दो लाइंस को ऐसे लिखते थे, x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 लिखते थे, और ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। एक तरफ से आते थे तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, दूसरी तरफ से आते थे तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, फिर दोनों की वैल्यू को हम क्या करते थे, अपने हिसाब से एडजस्ट करके आंसर हम लाते थे, उसमें बीच में प्लस या माइनस हम रखते हैं। ठीक है ना, अब मॉड हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमको यहाँ भी वही करना है, सारस रूल का यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सारस रूल का यूज करके। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट मैं दे दूं, ये आपका ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, आपको इसको यूज करना है। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आपको मिल जाता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, एच और ये आई, मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट अपना है।
हमें इसको ए कैलकुलेट करना है बाई सारस रूल। ठीक है, बाई सारस रूल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम किसका यूज कर रहे हैं? सारस रूल का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं सारस रूल। अभी जब हम सारस रूल का यूज करने जा रहे हैं, हम किसका यूज करने जा रहे हैं? सारस रूल का। तो कैसे इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये चीज लिख लेनी है, ये जो तीनों दिख रहे हैं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स कॉलम वाइज, इन तीनों कॉलम को पहले आपने लिख लेना है। इसको लिख लीजिए, ए डी जी। ठीक है, फिर क्या है आपका? ये बी ई और ये एच। थर्ड कॉलम क्या है आपका? सी एफ और ये क्या है आपका? आई। सी एफ और आई। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो दो कॉलम आपको दिख रहा है ना, कॉलम 1 और ये कॉलम 2, इन्हें भी आप क्या करेंगे? रिपीट करके लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? ए डी और ये जी। ठीक है, ए डी और जी। ये वाला कॉलम लिख लेंगे आप, कैसे है ये? बी ई और एच, बी ई और एच है। ठीक है, हमको थर्ड कॉलम रिपीट नहीं करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा था, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, और हमें ये कैलकुलेट करना था, इसका क्या डिटर्मिनेंट हमें क्या करना था? कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ सारस रूल। तो हम क्या करेंगे कि जो अपना पहले गिवन डिटर्मिनेंट है, जो अपना क्या है? गिवन डिटर्मिनेंट है, जो अपना गिवन डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। बाकी जो दो कॉलम है, उन दोनों कॉलम को भी ऐसे हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, रिपीट कर लेंगे। थर्ड कॉलम को हमको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अब एलिमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, किस एलिमेंट्स को हमें यूज करना है अपने इस मेथड में। तो चलिए देखते हैं हम किसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रुकिए थोड़ा कलम चेंज कर देते हैं। यहाँ जरा देखिए, हम क्या करते हैं कि इस एलिमेंट को पकड़ते हैं ऐसे, इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को हमने एक पास लिख लिया, ए ई और आई। ए ई और आई हमने क्या कर लिया? ए ई और आई लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब प्लस का साइन लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इस बी वाले से पकड़ेंगे, बी एफ और जी हमको मिल रहा है, तो लिख लेंगे क्या? बी डॉट एफ डॉट जी, हमको ये मिल रहा है, बी डॉट एफ डॉट जी, हमको ये 3 एलिमेंट मिले। ठीक है, फिर प्लस का साइन हम लगाएंगे और वापस से हम इनको देखेंगे, देख पा रहे हैं आप, सी डी और एच हमको मिल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या? सी इंटू डी इंटू एच, सी इंटू डी इंटू एच। क्या आप देख पा रहे हैं? सी इंटू डी इंटू एच, सी इंटू डी इंटू एच। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे? ब्रैकेट में आप क्लोज कर लेंगे। इन्हें क्या करेंगे? ब्रैकेट अपना क्लोज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप माइनस साइन लगाएंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी यहाँ पे माइनस है, आप समझ सकते हैं यहाँ माइनस है। इसको मैं और पीछे से लिख दूँ, चलिए इसको मैं थोड़ा और पीछे से लिख देता हूँ ताकि एक लाइन में वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या मल्टीप्लाई किया? ए इंटू ई इंटू आई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटू ई इंटू आई। ठीक है, उसका हमने क्या मल्टीप्लाई किया? बी इंटू एफ इंटू जी, प्लस के साथ होगा ये बी इंटू एफ इंटू जी। ठीक है, उसके बाद क्या था अपना? सी इंटू डी इंटू एच, मल्टीप्लाई करके हम लिख पा रहे हैं सी इंटू डी इंटू एच। तो हमने देखा कि हम सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ई इंटू आई प्लस बी इंटू एफ इंटू जी प्लस सी इंटू डी इंटू एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ एक माइनस का साइन हम लगाएंगे। याद करिए हम लोग एरिया निकालते थे ट्रायंगल का, इस तरह से यूज करके निकालते थे ना हम एक मेथड अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी क्या है कि जैसे हम इधर से चले ना, अब इधर से चलेंगे हम डाउनवर्ड। कैसे चलेंगे? हम डाउनवर्ड की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसका कलम चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, डाउन, अब हम डाउन से अप की तरफ चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? जी से ई की तरफ गए, फिर ई से हम सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट हमको मिलेंगे, तो जी इंटू ई इंटू सी, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, जी इंटू ई इंटू सी। ठीक है, जी इंटू ई इंटू सी, सी को थोड़ा और ढंग से बना दिया जाए, जी इंटू ई इंटू सी, फिर प्लस का साइन आप यूज कर लेंगे। अब यहां से चलेंगे एच, एच से आप एफ पर गए,
F से कहाँ जा रहा है, A पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा H इंटू F इंटू A, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या यूज करेंगे, एक प्लस का साइन आप फिर से यूज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा, ठीक है, वापस से इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। G इंटू ई इंटू सी प्लस H इंटू एफ इंटू ए प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो अपना I यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वापस से I से चलना शुरू करेंगे, हमें क्या मिला, D मिला, और D से हमें क्या मिल रहा है, B, तो हम यहाँ लिख लेंगे I इंटू D इंटू B, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट अपना लगा देंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे अच्छे से आप क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो हम इस तरह से सारा रूल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस रूल को चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है A B एंड C, अगर हमारे पास बोर्ड की स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट A B C D E F G और H और I दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इसका, किससे मेथड से, बाय द सारस रूल। हमें सारस रूल का यूज करके क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो अपना गिवन डिटर्मिनेंट है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी दो कॉलम हम देख पा रहे हैं, कॉलम ये और कॉलम ये, यानी ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम को हम एज इट इज रिपीट कर लेते हैं, थर्ड कॉलम को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर यहां से सबसे पहले के रो के एलिमेंट से चलना शुरू करेंगे और वापस से क्या करेंगे, नीचे के एलिमेंट यानी थर्ड रो के एलिमेंट से चलना हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो से हम डाउन की तरफ आएंगे, कैसा, डायगोनली। तो देख पा रहे हैं हम डायगोनली जब आ रहे हैं तो हमें जितने भी एलिमेंट अपने मिलेंगे डायगोनली, उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेसिकली तीन तीन एलिमेंट हमको मिलेंगे, ठीक है। तो फिर वापस से हम बी की तरफ चलेंगे डायगोनली, तो जो तीन एलिमेंट मिले हमारे पास बी डॉट एफ डॉट जी, हमने उसको भी क्या कर लिया, वहां पर नोट कर लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी से चलना शुरू किया, सी डॉट डी डॉट एच हमने वो भी नोट कर लिया। उसके बाद माइनस साइन लगाया, ठीक है, और वापस हमने क्या किया, डाउन द ग्रुप चले, मतलब डाउन द रो से हम डायगोनली ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो तीन तीन एलिमेंट हमको मिलते जा रहे हैं जो ब्लैक पेन से क्या है, डिनोटेड है, और वो यहाँ पे राइट डाउन है। तो इस तरह से हम चाहें तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस पर एक एग्जांपल लगाते हैं, ठीक है, आइए इस पर एक एग्जांपल लगाते हैं ताकि ये रूल हमारा क्या हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं इस पे। अगर इस पर एक एग्जांपल हम यूज करना चाहें तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए डिटर्मिनेंट जो है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आ सकता है, अभी मैं कहेंगे आप तो मैं लिखवा लूंगा। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। हमें क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं 2 3 0 1 2 3 2 0 1, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये अपना a बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या पूछ रहा है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के और सारे मेथड्स हैं, लेकिन अगर आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानकारी नहीं है और आपको सारा रूल यूज करने आता है तो आप बेसिक अलजेब्रा लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। काफी बच्चे हैं जो इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया 2, आपने लिखा इसको 3 2 0, ये कितना हो गया 0 3 और 1, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा 2 1 2, फिर क्या लिखा आपने 3 2 0। आपको कौन कौन से एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं इस रो में आए, ये एलिमेंट आपको मिला, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1, कितना हुआ 4 प्लस, ठीक है। फिर आप इनको लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं एक जगह कर दूं अगर ऐसे, ठीक है। तो फिर आप देखिए आप इनको लेके चलेंगे डायगोनली, ठीक है ना। क्या करेंगे डायगोनली, पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट से चलना है आपको, ठीक है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट से आपको चलना है, और सेम उसी तरह से आपको लास्ट रो के सारे एलिमेंट से चलना है डायगोनली ऊपर की तरफ। आपको रास्ता दिख जाएगा डायगोनल किधर बनेगा, तो इतना भी सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। तो आप देख पा रहे 3 3 9,
और 9 2 जा 18, तो ये आपका कितना हो गया 18 प्लस एक और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डायगोनल चलते वक्त हमको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, मिनिमम 3 एलिमेंट हमको मिलने चाहिए, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0। तो ये कितना मिल गया अपने को 0, एक बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया, बीच में क्या होता है माइनस का साइन लगता है, ठीक है। अब हमें क्या चलना है, दूसरे ग्रुप से हमको चलना है, मतलब दूसरे रो का इस्तेमाल करके हमको चलना है। हम कैसे चलेंगे, डायगनली। तो चलते हैं यहाँ से, तो हमको देखिए 3 एलिमेंट ये मिले डायगनल चलने पे, ये 3 एलिमेंट मिले कि नहीं मिले अपने, 2 2 जा 4 इंटू 0 कितना हो गया ये 0, प्लस का साइन लगेगा। फिर इस वाले को पकड़ा हमने और यहाँ से डायगनली चला, तो आप चलते रहिए डायगनली, आपको एलिमेंट मिल जाएगा 0 इंटू 3 0, और फिर ये कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब वापस में अपना एक एलिमेंट बचा है ये 1 वाला, ठीक है। अब इससे चलिए जरा डायगनली चलिए, आपको खुद ब खुद एलिमेंट्स क्या होंगे मिलते जाएंगे, 1 इंटू 1 1 एंड 3 कितना हो गया 3। तो आपने देखा बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट हो गया। 18 प्लस 4 कितना होगा 22, 18 प्लस 4 कितना होता है 22, 4 को आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 2 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 20 एंड 2 22, ठीक है। ये कितना हो गया 22 माइनस, अब ये आप देख पा रहे हैं 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही मिलेगा, और 0 में हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया 3। अब 22 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले, वही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। तो 22 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। जरा आप देख पा रहे हैं ये चीजें कि हमने इसको डायगनली चला, ठीक है। हम सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पकड़े, फिर क्या किया हमने लास्ट रो के एलिमेंट को पकड़ा, 3 ही था हमारा, हम उन 3 से लेकर क्या करें चले, ठीक है। और इसको क्या किया हमने सॉल्व किया, इसको आप लोग लिख लीजिए 19 होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा 19, ठीक है। तो अपना डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 19, इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसे एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या होगा अपना एग्जाम्पल 2, इस पर हम देखते हैं। अपने पास एक डिटरमिनेंट अगर मान लीजिए ऐसे है 0 1 0 2 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। अगर ये a बराबर गिवन है और क्या रहा है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। आपने ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वही अपना पुराना मेथड सारा रूल को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं, इस बार हम इसको थोड़ा ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको हम ऐसे नोट करते हैं, विदाउट 0 2 1 1 1 1 0 1 1। आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया जा रहा है, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। 0 2 1 1 1 एंड 1, ठीक है। आपको वही सिंपल फॉलो ट्रिक करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो डिटरमिनेंट यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, आप जो ये डिटरमिनेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको इसे लेकर चलना है। तो आप देखिए जरा, इससे लेकर चलना शुरू किए, डायगोनल एलिमेंट आप पकड़ते जाइए, सारे के सारे आपको डायगोनल एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर आप इसके नीचे जाना चाहेंगे तो नीचे जब आएंगे तो कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें वहीं रुक जाना है, मिनिमम 3 एलिमेंट हमको मिल जाएंगे, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में 4 का होता तो हमें 4 मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कई ऑर्डर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 का होता अगर, तो हम ये 3 रो लिखते, यहाँ पे क्या लिखते तब 3 रो को लिखते, तो ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि अगर हमको 1 2 3 का कैसे कैलकुलेट करा तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जरा देखिए, इसको लिखिए 0 इंटू 1 0 हो गया। अब 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, प्लस साइन लगाइए। फिर यहाँ से आप देख पाइए अपने दूसरे वाले को पकड़ा और हम डायगनली चले, तो हमको ये मिला, कितना मिला 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना मिला 1, प्लस साइन लग गया अपना। अब हम 0 से चलना शुरू किए, वापस से इसको पकड़े 0 2 0, और ये फिर कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना मिल गया हमको, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन लग गया। अब यहाँ देखिए वापस से हमें डाउन से अपवर्ड की तरफ चलना है। कहाँ से चलना है, डाउन से अपवर्ड की तरफ चलना है, यानी हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे चलना शुरू करेंगे, हम ऐसे चलना शुरू करेंगे,
तो हम देख पा रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट हमको डायगोनली मिल रहे हैं, वो अपने आप आपको क्या होंगे, मिलते जाएंगे। इसके अगर आप आगे बढ़ते तो कोई एलिमेंट आपको बीच में नहीं मिलता, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो 1 × 1 × 0 ये भी क्या मिल गया आपको, एग्जैक्टली आपको ये 0 मिलता हुआ दिख रहा है, प्लस एग्जैक्टली आपको कैसा दिखता हुआ मिल रहा है, 0 दिखता हुआ मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए अच्छी बात। अब जरा ध्यान से देखिए, सेम अगर हम 1 को लेके चलते, 1 1 1 और ये फिर क्या मिलता अपने को 0, तो भी कितना हो जाता 0, प्लस ये कितना हो जाता, इसको लेके चलते 1 2 और ये 1, आप देख पा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट मिला, तो 1 2 = 2 और 2 1 = 2, तो कितना मिला अपने को 2। तो इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर लें अगर हम, तो कितना मिलेगा 1 - 2, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, -1, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई अपनी -1। तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिए आप, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी 0, नेगेटिव, can be 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। वो मॉड नहीं है, ठीक है, जो डिटरमिनेंट आप ऐसे लिख रहे हैं ना, वो मॉड के अंतर्गत वो नहीं है, उसको मॉड मत समझिएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको आप समझ लीजिए, इसको आपने समझा, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा ताकि ये आपके दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। तो कभी नेगेटिव या 0 आए तो आप उस चीज से कंफ्यूज्ड ना हो, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई हम थर्ड ऑर्डर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपना थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब हम समझते हैं माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो चलिए अगला हम चलते हैं, बात करते हैं माइनर्स की, ठीक है। इस माइनर को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसीडर करना होगा, हम उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। आपको याद होगा मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत माइनर और कोफैक्टर जैसे शब्दों का यूज किया गया था न्यूमेरिकल्स को शट आउट करने के लिए, ठीक है। आप इस चीज को आप देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट ए है, मान लीजिए अपने पास एक डिटर्मिनेंट क्या है, ए है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए है जिसकी वैल्यू है 2 नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको हम नंबर के टर्म में लेते हैं, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22, A23, A31 है, A32 है, A33, इसे आप देख पा रहे हैं। तो जरा इसको आप समझिए, हम माइनर और कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर और कोफैक्टर की। तो हमको सबसे पहले समझना होगा माइनर और कोफैक्टर, लेकिन मैं आपको एक ओरली बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। माइनर हम जो भी किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे, ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। इस डिटरमिनेंट में, इस स्क्वायर डिटरमिनेंट में आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, उनमें आप किसी भी एलिमेंट का आप माइनर और कोफैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। जब भी आप माइनर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो साइन इशू नहीं होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस क्या साइन है, यानी उस एलिमेंट की पोजीशन पर क्या साइन है। याद रखिए आपको बताया गया था ना, हर एलिमेंट का एक साइन होता है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये चीज बताया गया था आपको मैट्रिक्स में एक जगह। तो हर एलिमेंट का क्या है, एक साइन फिक्स है। अगर 2 × 2 का होता तो सिर्फ इतना ही क्या होता उसमें, इतना ही। तो अगर 2 × 2 का होता तो सिर्फ इतना ही साइन होता, ठीक है, और 3 × 3 में इतना साइन होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से हर एलिमेंट का क्या होता है, एक साइन फिक्स होता है। तो जब भी हम माइनर कैलकुलेट करेंगे तो माइनर में क्या है कि साइन इशू नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर आप को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो साइन मैटर करता है। तो आपको जरूरी है कि आप इस साइन का बेहद ही ध्यान रखें, किसके लिए, को फैक्टर के लिए। तो एक रिलेशन इसमें ये आता है माइनर और को फैक्टर में कि सी आई जे इक्वल -1 टू दी पावर आई प्लस जे माइनर आई इंटू जे। ये को फैक्टर और माइनर के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। इसे मैं अभी स्टेटमेंट के टर्म में लिखवा दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको समझिए। यानी कि अगर हम माइनर कैलकुलेट कर लें, इस रिलेशन से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हम माइनर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो बस हमको उस एलिमेंट का पर्टिकुलर साइन क्या है उसे यहां अगर यहां रख दें तो हम को फैक्टर की वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली माइनर और को फैक्टर कुछ नहीं है, ठीक है। बस माइनर क्या है हमें कैलकुलेट करना है, को फैक्टर क्या है हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन विथ पोजीशन ऑफ साइन। उस पोजीशन क्या है साइन का उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये था रिलेशन। तो आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन को फैक्टर एंड माइनर, relation between cofactor and minor, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर्स क्या होता है आपका, कोफैक्टर सी आई जे इक्वल -1 टू द पावर आई प्लस जे। यहां -1 इसलिए लिया गया है ताकि अगर इवन पोजीशन हो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंट है ना A11 A22 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं, काउंट करते हैं हम। तो -1 इसलिए यहाँ रखा गया है ताकि, अच्छा इसको आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। इसे ये पहला एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये पोजीशन अगर हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है ये अपना 1 2 और 3, तो ये देखिए आई जे क्या है 1 + 1, ये आई होता है, ये क्या होता है जे होता है। तो आई प्लस जे यानी 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर किया क्या मिल रहा है 2 यानी पॉजिटिव मिल रहा है। तो सेम वो पोजीशन डिफाइंड हो जाए ऑटोमेटिक, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का यूज करते हैं। ये कितना हो गया माइनर आई इंटू जे। चलिए तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम माइनर को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि माइनर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक हम डिटर्मिनेंट डिजाइन कर लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट क्या करते हैं हम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट डिजाइन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसे अपने को माइनर कैलकुलेट करना है। माइनर हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो माइनर ऑफ A11 इसको हम लिख देंगे क्या MA11 यानी माइनर ऑफ A11। ऐसे A12 रहेगा तो यहाँ पे A12 A3 माइनर ऑफ A11 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए क्या करेंगे आप, जो माइनर 1 का यानी A11 है उसके क्रॉस रो को आप बंद कर लेंगे, उसके ओहो तो मिट गया, एक मिनट ठीक है, एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप A11 को आप बंद कर देंगे, A11 के क्रॉस रो को और कॉलम को। हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इतना सिर्फ हमको ये दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। अगर हम इसको और इसको कैंसिल कर दें तो क्या दिखेगा, ये तो सिंपल 2 क्रॉस 2 का हो गया। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, या कई जगह आपको सीधे यही लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर और इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या A22 A32 A23 एंड A33। ठीक है, और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू यही आएगी माइनर ऑफ A11। ऐसे ही अगर आप माइनर ऑफ A12
1 2 आप कैलकुलेट कर रहे होते, ठीक है, अगर आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते 1 2 कैलकुलेट कर रहे होते तो जरा इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते, ठीक है, तो कैसे कर रहे होते इसको फिर से आप ध्यान से देखिए। A21 था, A22, A23, ठीक है, A32, A33। अगर आप A12 को ले रहे होते तो भी उसके क्रॉस रो कौन सा है, यही है, और कॉलम इस बार क्या बन जाता, ये बन जाता। तो आपको क्या क्या खाली दिख रहा था, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन आपको बचते हुए दिख रहे थे। तो इसे आप क्या लिख लेते भाई, इसे आप क्या लिखते, A221, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, A21, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप डिजाइन करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में डिजाइन करके लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनर ऑफ A21 कितना हो जाता, ये दो जो गोले बने हैं वही बच रहे थे अपने, क्योंकि हमने क्या किया, A12 को जब हमने बंद किया इसके क्रॉस कॉलम को, ठीक है, और इसके क्रॉस रो को जब हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो यही 4 एलिमेंट अपने आप को बच रहे थे जो दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। आप इसके लिए पेन का या फिर पेंसिल का जो भी आपके पास उपलब्धता होगी उसका प्रयोग करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो A21 आप देखते हैं तो ये लिख लिया हमने कितना, A21, ठीक है, A माइनर ऑफ A12 है, ये कितना है, A12, आज A12, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना है, A21, नीचे कितना दिख रहा है, A31, आप इसे लिख लीजिए A31, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A23 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A33। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A33, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक ऐसे कोई डाउट है, ठीक है। तो इसी तरह इसको फिर से हटा दिया जाए ताकि हम वापस इसको लिख के दूसरा एलिमेंट समझ सकें, ठीक है, इसको हम अब हटाने जा रहे हैं, ठीक है, आप जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, इसको अब मैं हटा दे रहा हूं और वापस इसको लिख दे रहा हूं। ये क्या था, A21, A23, A31, A33, ठीक है। अभी क्या है, अपने को ये दिख रहा है कि हमने A12 निकाल लिया, अब हम A13 की बात करें, अगर A13 के माइनर की बात करें अपने, तो इसके क्रॉस रो को बंद कर देंगे, इसके क्रॉस कॉलम को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 4 एलिमेंट आपको ये दिख रहे हैं, कहाँ जाइए, ये 4 एलिमेंट आपको दिख रहे थे, देखिए इसको हमने बंद कर दिया, इसको ऐसे लेकर, ठीक है, और ये कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये 4 एलिमेंट आपको क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, ये 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो ये अपना A13 के लिए हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, MA13, यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, A21, A31, A21, A31, A22, A32, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए, A21 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट पहले ही सीख लिया है, ठीक है, A32 माइनस A22 इंटू A31। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसको समझने में क्या रही, काफी आसानी रही, ठीक है, A31। अब इसी तरह से हम सेकेंड रो के अलावा भी हम माइनर को निकाल सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे अपना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए उसको हम नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा इसको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे ज्यादा गलतियां माइनर और कोफैक्टर निकालने में ही होती है, इसलिए इस चीज को बहुत समय लेके और ध्यान से बताया जा रहा है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो कृपया आप इस चीज को अच्छे से समझें ताकि क्वेश्चन करने में सुविधा हो, गलती आप ना करें, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो ये सही करें आप, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वापस से उसको रीचेक कर पाए, ठीक है।
चलिए अब हम A21 का माइनर निकालते हैं। माइनर A21, आपको जब माइनर A21 का निकालना है तो हमें क्या करना है, A21 के अक्रॉस रो को बंद कर लेंगे और उसके अक्रॉस कॉलम को बंद कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, ऐसे 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है, जो हमको आसानी से दिख जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं, ठीक है, ये हैं, ये हैं और ये हैं। क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे। इस चीज को अगर आप बंद करते हैं ऐसे तो आपको यही 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, A12, A13, A32 और A33। इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। तो इस तरह से हमारा ये माइनर निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कितना, MA22 निकालना है, MA22। इसे हम मिटा देते हैं ताकि वापस अपने एलिमेंट को फिल कर सके और वापस से इसको समझ सकें, ठीक है, वापस इसे क्या कर सकें, हम समझ सकें। A12, A13, A32, A33। जरा आप देखिए, अभी जब हम A21 निकाले, अब A22 रखेंगे तो इसके अक्रॉस हम रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो हमें 4 दिख रहे हैं, अपने चारों कॉर्नर पे दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इनको नोट कर लेते हैं। तो ये कितना है, ऑर्डर हम वही फॉलो करेंगे अपना, ठीक है ना, ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। जो रो के नीचे आएगा उसको ही और जो कॉलम जैसा होगा वैसा ही उसको हम रखेंगे। ये नहीं कि आप इसको इधर रख दें उसको इधर रख दें, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करें तो कितना होगा ये आपका, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। तो इस प्रकार आपने MA2 भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर आप अब आगे बढ़ें, ये किसका था, MA2 का था। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें और ये किसका था, MA21 का था, ठीक है। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े इसमें तो इसी तरह से आप सभी एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स का आप निकाल लेंगे। ऐसे ही हम A32 को कैलकुलेट करके देखते हैं, A32 कितना आता है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं A32। तो इसके क्रॉस रो, इसके क्रॉस कॉलम को हम बंद कर दें, ठीक है। तो हमें कौन से दिखेंगे, तब इस बार हमको ये और ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा ये A11, A21, ठीक है, A13, A23। इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई कर करते कितना हो जाएगा, A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर एक क्या करते हैं, हम इस पर एक एग्जांपल लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस पर हमें क्या करते हैं, एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने क्या कर लिया, ले लिया एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे लग रहा है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन इसका, बार बार काफ़ी ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसको 1 2 3 0 1 2 0 1 0, ठीक है। तो चलिए माइनर को ये पोजीशन क्या लिखेंगे, M11, माइनर 1 M11 है ना, इसे A11 था तो माइनर 1 M11 हो जाएगा। M11 कितना होगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 कितना 2, 1 इंटू 0 कितना हुआ 0, माइनस, अब आप देख पा रहे होंगे 2 इंटू 1 2, 0 माइनस 2 कितना आया ये -2। ऐसे हम चेक करते हैं M12, यानी इसकी बात करें सेकंड वाले की, इसको हमने बंद किया तो आप देख पा रहे हैं 4 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे। 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 0, माइनस, अब आप देखिए 2 से 0 मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है तो भी कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है।
अब हम M13 को कैलकुलेट करें अगर हम, तो क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे 4 आपको दिख रहे होंगे, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0 माइनस, फिर देखिए दूसरा कौन था 1 इंटू 0 कितना हो गया ये 0, वैल्यू कितनी मिल रही है ये 0, वैल्यू कितनी मिल रही है ये 0। ऐसे ही हम M21 कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कर पाएंगे कैलकुलेट, इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, तो क्या दिख रहा है अपना 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 माइनस, इसको बंद ही रखा आपने भी, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 0 कितना मिल गया ये 0, 0 1 ही था ये, चलो 1 ही कर लेते हैं, देख लेते हैं गड़बड़ हो जाएगा, 0 माइनस 2, हाँ ठीक 1 ही था वहां पे, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, तो इसको अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको 1 रख लो, ठीक है ना, 1 रख लो इसको, चलो ठीक है। तो 0 हम 2 1 लिख रहे हैं ना, हाँ 2 1 लिख रहे हैं, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और 3 इंटू 1 कितना हो गया -3। देखो ऐसे हमने बंद किया, तो ये 2 0, ये 3 इंटू 1 कितना दिख रहा है -3, तो कितना मिल रहा है आपको -3, इसकी वैल्यू कितनी मिली -3। ऐसे ही अगर आप M22 कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं M22, जैसे A22 की पोजीशन थी ना, वैसे ही M22 की भी पोजीशन है। M22 के बारे में बात करते हैं, इसको बंद कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया, तो आप जरा ध्यान से देखिए 1 इंटू 0 कितना मिलेगा हमको 0 माइनस, इसको बंद किया 22 वाला है ना, और इसको बंद किया तो ये कितना मिला 3 इंटू 0 कितना मिल रहा है ये भी 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 0, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 0, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 0, ठीक है। चलिए ऐसे ही M23 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, M23 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसको बंद कर दिया 2 3, मतलब ये वाला पोजीशन ये वाला बंद हो, ये वाला कॉलम बंद, तो आप जरा ध्यान से देखिए बंद हो चुका है, क्या दिख रहा है 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 कितना मिल रहा है 1। ऐसे ही M31 कैलकुलेट करते हैं हम, तो M31 कैलकुलेट करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करेंगे, तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 2 जा 4 कितना हो गया 4 माइनस माइनस, अब क्या है 3 इंटू 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना मिला 1। ऐसे ही M32 कैलकुलेट कर सकते हैं, M32 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या होगा M32 कैसे कैलकुलेट होगा, M32 में क्या करेंगे अपन, ये लिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं हम 1 इंटू 2, क्या देख पा रहे हैं 1 इंटू 2, देखिए ऐसे लिया ना, इसको बंद कर दिया, क्या देख पा रहे हैं 1 इंटू 2 3 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 कितना मिला अपने को 2, 2 माइनस 0 कितना मिला 2, ठीक है। चलिए अगला कैलकुलेशन देखते हैं हम, M33 कितना होगा, अब इस ये 1 है अपना, इस चीज को आप 1 कंसीडर करिए, ये 1 है, ठीक है, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 माइनस 0 0, तो कितना हो गया ये 1 माइनस 0 कितना मिला 1। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं सारा एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सारे एलिमेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे एक बार और देख लीजिए, M11 निकालना होता, M11 निकालना होता, मेरे पास कुछ ऐसा हो, रुकिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ, M11 में छोटा पड़ जा रहा है, चलिए कोई नहीं हाथ का ही प्रयोग करते हैं। M11 निकालना था, क्या निकालना था M11, ऐसे निकाला था ना, M11 निकालना था, इसको बंद कर दिया, इस वाले को पूरा हमने क्या कर दिया बंद कर दिया, ठीक है, M11 में इसको पूरा बंद कर दिया और इसको पूरा बंद कर दिया, देखो इसको पूरा बंद कर दिया, इसको पूरा बंद कर दिया, तो क्या मिला, ये 4 दिख रहे थे 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 2, ठीक है। ऐसे इसको हमने लिया, इसको बंद कर दिया, तो देख पा रहे हैं ना 0 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 0, इस प्रकार हम सभी को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम को फैक्टर भी सीख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि माइनर हमने निकाल रखा है, तो को फैक्टर, ये क्या था माइनर था, को फैक्टर यहीं पे हम देख लेते हैं, कैसे देखेंगे को फैक्टर, इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको अलग से ही देख लेते हैं ताकि सही रहे अपने लिए। चलिए को फैक्टर की हम बात करते हैं, को फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। हम कुछ नहीं करना है अपन को, मान लीजिए ऐसे दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ऐसे मान लीजिए दे रखा है, ठीक है, हम लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 0 1 1 और 0, हमने ऐसे ले लिया, हमने रैंडमली चूज कर लिया ताकि कैलकुलेशन अपना इजी रहे अभी के लिए, ठीक है।
अभी देखिए कोफैक्टर निकालना है तो एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है अपना, ये ऐसा अपना कुछ ये दिख रहा है, माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा और सही कर दे रहा हूं। ठीक है, माइनस, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो आप साइन को ऐसे हमेशा बना लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये सारी, यानी इस 1 की पोजीशन पे 1 है, प्लस है, 2 पे माइनस है, 1 पे प्लस है, 0 पे माइनस है। अगर ऐसे 2 ऑर्डर का होता तो भी आप कैसे बना लेते, 2 ऑर्डर का, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हमेशा प्लस से स्टार्ट कर दीजिएगा और अल्टरनेट करते चले आइएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसको लिखते हैं C11। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका C11 की पोजीशन क्या है, प्लस है, तो आप प्लस लिख दीजिए, आप प्लस लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए हमको माइनर ही कैलकुलेट करना है अब बस। ठीक, हमने इसको फैक्टर के लिए बस साइन लगाना था, साइन लगा दिया, अब माइनर लिख देंगे तो काम हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको पता है Cij इक्वल टू कितना होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे इक्वल i प्लस जे और Mij। ये अपने को पता है, ये हम जान रहे हैं, ये रिलेशन हमने क्या कर रहा है, पढ़ रखा है, ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है। चलिए, तो अब वही करते हैं, C11 पोजीशन पे है तो ये बंद करते हैं, तो 1 इंटू 0, ये देख पा रहे हैं 1 0, ये 0, कितना मिल रहा है हमको, 0। C12 की बात करते हैं, इसको लिया बंद कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे 4 दिख रहे हैं, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, ये भी क्या मिल रहा है हमको, 0। बस अब यहाँ साइन कैसा है, माइनस है, आप लिख दीजिए, हालांकि 0 प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बट आप समझना है अभी, इसलिए आप साइन लगाएंगे। जब आप समझ जाइएगा तो अपने हिसाब से डायरेक्ट भी आप साइन यूज कर लीजिएगा। C13 ऐसे है, यहाँ पे बंद कर दिया हमने, तो आप देख पा रहे होंगे 0, आप देख पा रहे होंगे 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो कितना हो गया, देखिए इस पोजीशन पे कितना है, 1 3 पोजीशन पे प्लस है, तो प्लस है अपना, इसको अपन हमने बंद कर दिए, 2 1 0 1 1 1, 0 था कि 1 था यहाँ पे, चलो 1 ही ले लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, आपस से हम देख लेते हैं। C11 कितना है, 1 इंटू 1 1 इंटू 0, इसको 0 ही था, ये भी 0 ही था। ठीक है, तो 0 0, ठीक, 0 0 यहाँ पे था। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए इसको, C11 कैलकुलेट किया हमने तो क्या किया, 1 इंटू 0 0 0 हो गया। C12 लिया ऐसे बंद किया, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 हो गया। C13 लिया, साइन प्लस था, 1 3 यानी ये वाला पोजीशन है, प्लस था, प्लस है अपना। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया, इसको बंद कर दिया, तो देख पा रहे हैं ना 1 इंटू 0 0 और ये -1, ये कितना हो गया, -1। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करें अब, C21 तो ये 2 ये हो गया, 1 यार पोजीशन बंद कर दिया हमने, 2 इंटू 0 कितना मिला, 0, लेकिन इसका पोजीशन पे कितना है, C21 यहाँ पे कितना है, माइनस है, माइनस लगा दिया। अब वापस से इसको देखते हैं हम, देखिए तो 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 -1, तो कितना मिला ये 1। ठीक है, कितना मिला ये 1। अब C22 कैलकुलेट कर लेते हैं। C22 को जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे C22 का साइन क्या है, यहाँ पे देखिए C22 ये है, C22 का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लगा के ब्रैकेट हमने लगा दिया। अरे ये C11 C12 C22 जो ही है, A11 है, बस A को C से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, चीज वही है, पुराना वाला ही अपना। तो 22 को जो हमने पकड़ा, C22 को हमने पकड़ा, तो ये बंद किया, ये बंद किया। तो अब गौर से देखिए, ये 4 आपको दिख रहे हैं कोने कोने पे, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 -1, तो कितना मिल रहा है, -1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, 0 1 0 1 1 0, जीरो 1 0 1 1 0, हाथ लग जा रहा है ना स्क्रीन पे, इसलिए बंद हो जा रहा है ऐसा, और सिखाना भी है इस चीज को, इसलिए C23 का साइन देखो, ये 0 है, यहाँ पे कैसा साइन दिख रहा है, C23 का माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब C23 कैलकुलेट करना, इसको बंद कर दिया आपने और इसको बंद कर दिया आपने, तो क्या देख पा रहे हैं आप, कुछ दिख रहा होगा ना आपको, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 यानी 1 - 2 1 -2। ठीक है, अब हम C31 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम C31 की बात करते हैं।
अब C31 लिया, इसको बंद कर दिया, क्या देख पा रहे हैं 0 और -1, और C31 का साइन कैसा था +0 -1, कितना मिला हमको -1। क्लियर है? ये कितना मिलेगा आपका देख पाइए -1 और ये +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सेम हम बात करते हैं C32 की। अब हम C32 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने पास, इसको लिया, इसको बंद किया, ठीक है, 1 × 0 1 × 0 दिख रहा है, तो कितना हो गया 0 - 0, तो इसको हमने क्या लिख लिया 0 - 0, ये भी कितना हो गया अपना 0 के बराबर। और इसका साइन कैसा था, प्लस था, माइनस था, तो ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है ना, इस माइनस को हमें छोड़ना नहीं है, हालांकि वो -0 + 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे हम बात करते हैं C33 की। C33 सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि C33 का साइन क्या है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लस है, चुपचाप प्लस लगा दिया हमने। ठीक है, हम -1 to the power i + 3 भी करते तो भी बात वही होती, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे प्लस बना लेंगे, बार बार वो करना लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सीधे हम पहले तुरंत ही जैसे लिखे कोफैक्टर निकालने का आवश्यकता है, तुरंत बगल में हमने साइन मैट्रिक्स तैयार किया और पोजीशन के एलिमेंट का साइन दे दिया, फटाक फटाक अपना निकालते चले गए। इससे हमारा क्या होगा, टाइम सेव होगा। C33 कैलकुलेट करना है, इसको बंद किया, इसको ले लिया। ठीक है, तो क्या 1 × 1 - 0 1 - 0 1 - 0, ये कितना मिल रहा है आपने 1। तो इस प्रकार हम कोफैक्टर को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोफैक्टर को एक साथ हम लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12, इसको अलग पेज पे कर देना। चलिए, तो हम जब कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो कोफैक्टर निकालने के बाद हमें क्या लिखने आना चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने आना चाहिए। लिख लीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो हमारे पास C11 की वैल्यू क्या मिली थी, चलिए देखते हैं C11 क्या मिला था। C11 कितना था 0, C12 -0 और ये -1 यानी 0 0 -1, क्या लिख लेंगे 0 0 -1। अब 2 वाले का पूरा देख लेते हैं क्या था, 2 वाले का देखिए C21 कितना था 1 -1 और 1 1 -1 1 1 -1 1। ठीक है, अब इस थर्ड वाले का पूरा देख लेते हैं हम क्या था, थर्ड वाले का अपना क्या निकल के आया था -1 0 और 1 -1 0 और 1, तो इसे लिख लेते हैं -1 0 और 1 -1 0 1। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या डिजाइन कर लिया, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब इसका हम यूज भी करेंगे आगे चल के। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का, तो ये तो ठीक था, यहां तक समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही माइनर वाला हमको लिखना होता तो M11 M12 लिख लेते, अपना काम कर लेते। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड जो होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर में आता है। किसमें आता है, प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर में आता है। ठीक है ना, अभी मैं उस चीज को दिखा देता हूं। आप पहले एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलिए, अगर आपको ये नंबर से नहीं समझ में अच्छा लगता है तो आप कोई ऐसे ले लीजिए A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए, हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड में इस बात को याद रखिए, डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे इस रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, चाहे इस रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, चाहे इस रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, सबकी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। चाहे इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए, चाहे इस कॉलम के अलोंग, चाहे इस कॉलम के अलोंग, फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये कोफैक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम कोफैक्टर की प्रॉपर्टी लिखवा देंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना देख लें।
तो हम पहले एक ही इसी रो के अलांग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ सवालों में अगर न्यूमेरिकल ज्यादा यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए 10 20 13 50 टाइप के, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि किसके अलांग करना आसान होता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, 1 के अलांग ही कर लेते हैं, आसान हमको लगता है, सीधे सीधे दिख रहा होता है इसलिए। और मैं खुद भी जनरली इसी के अलांग करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम A11 के अलांग निकालना ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले A11 तो यहाँ लिख लेंगे, इस एलिमेंट को लिखेंगे और उस एलिमेंट के क्रॉस कोफैक्टर को लिख लेंगे। तो ये देखो जरा दिख रहा ना, A22 A23 A32 और A33, इसको लिख लिया हमने। क्या लिख लिया, A22 A32 A23 A33, ठीक है। अब इस वाले को अगर देखो, अरे वो ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, हम साइन लिख ले रहे हैं ऐसे, इसका प्लस था माइनस और ये प्लस, तो प्लस तो यहाँ पे है ही अपना, प्लस लिखने की जरूरत अब नहीं है, अब सीख चुके हैं हम। अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दो। इसका एलिमेंट कौन सा है, A12 है, A12, यानी कि जिस रो में हम चलेंगे या जिस कॉलम में चलेंगे उस कॉलम का एलिमेंट लिख लेंगे उसके साइन के साथ और उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। साइन के साथ लिख लेंगे और ठीक उसके अलावा कोफैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है। A12 हो गया। अब A12 में आप देखिए, इसको किसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको, A21 A31 A23 और A33 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए A21 A31 A23 A33, क्लियर है यहां तक, किसी कोई डाउट, ठीक, गुड, ठीक है। और एक अपने पास तो रही गया, एक अपने पास क्या रह गया, रही गया, इसको थोड़ा छोटा करके लिख ले रहे हैं ताकि इसमें अट जाए, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो जाए, पूरा इसी में अट जाए वो, ठीक है। चलिए A11 को हम लेते हैं, ठीक है। क्या क्या था, A1 को लेने पे हमारे पास A22 A33 A23 और A32, इसको लिख लेते हैं क्या, A22 A32 A23 A31, ठीक है ना। माइनस, ये एलिमेंट का पोजीशन माइनस था, एलिमेंट कौन सा है, A12। अब मैंने बताया है कि डिटरमिनेंट निकालते वक्त क्या करेंगे आप, उस एलिमेंट को उसके साइन के साथ रखेंगे और उसके अलावा क्या कर देंगे, या फिर इसे समझिए कि उस एलिमेंट को लेंगे और उसके क्रॉस क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। A12 को आप जब लेने जा रहे हैं आप इसको बंद कर दीजिए, ये कितना हो गया है, A21 A31, चारों कॉर्नर वाले ये हम देख चुके हैं पहले, A21 A31, ठीक है, A23 A23 A33 A33, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है ना, A23 और A33। अब इस वाले को ले तो प्लस A13 है, ये कैसा है, प्लस A13 है, प्लस A13 है, ये कैसा है, प्लस A13 है। अब इसके अलावा जो भी अपना है उसको हम नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, ये दिख रहा है अपना A21 A22 A31 A32, क्या क्या दिख रहा है अपना, A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लिए। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A11 कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा, A22 इंटू A31 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है ना, माइनस A12, इसी को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। अब ये चीज बचा हुआ है, प्लस लिख लो कितना, A13, और ये कितना हो जाएगा, A21 A32 A21 A32 माइनस A22 A31। सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये अपना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही क्या है अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, इस चीज को आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी।
वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैलकुलेट the determinant of 1 2 3 0 1 0 1 1 एंड 1। चलिए इसका हम डिटरमिनेंट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। तो कैसे होगा, हमको पता है प्लस माइनस प्लस एलिमेंट का साइन लिख लिया हमने, प्लस 1 है अपना लिख लिया, इसको बंद किया, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0, इसका पोजीशन कैसा है माइनस माइनस 2, ब्रैकेट बंद किया। ध्यान से देखिए 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, माइनस अभी भी क्या है 0 इंटू 1 क्या है 0, ठीक है ना। अब प्लस 3 बचा है अपने पास, प्लस 3 को उठा लिया हमने, यहाँ देखिए 0 इंटू 1 कितना है 0, माइनस बंद किया है अभी हमने, ये 1 इंटू 1 कितना है 1 माइनस 1 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 0 में गया 0, वही कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, और ये कितना प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -3 तो सॉल्व होकर कितना आया ये -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारा -2, ठीक है करेक्ट। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट निकालना क्या कर लिया, सीख लिया, साथ ही साथ हमने कोफैक्टर देखा और माइनर देखा, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर की, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, चलिए पहला प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए इसमें, पहला नोट कर लीजिए कि if we multiply, if we sum, if we find the sum of multiplication of if we find sum of multiplication of element with any row or any column, with any row or any column with respect to with corresponding their corresponding है, ठीक है, with corresponding their cofactor with corresponding their cofactor, then it gives determinant, then it gives the value of determinant, the value of determinant, ठीक है, then it gives the value of determinant। इस corresponding को ठीक कर लेते हैं हम लोग, कोने में चला गया है एकदम तो वो आया नहीं है, CO RESPON corresponding, ठीक है ना, विथ corresponding their cofactor। कह रहा है जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, एक हमने क्या कर लिया, एक डिटर्मिनेंट अपने पास से हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये नहीं रहेगा, ये सीधा लाइन रहता है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे है, मान ले लिया हमने A11 A12 A13, ठीक है ना, A21 A22 A23 A31, जो हमने किया है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा,
A11 एंड C11 क्या है इसका कोफैक्टर, माइनस A12 C12 प्लस A13 C13, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A आप क्या लिख सकते हैं, A11 C11 माइनस A12 C12, या फिर इसको प्लस कर सकते हैं क्योंकि सीधे आपको कोफैक्टर का साइन तो पता होता है, कोफैक्टर का टर्म में ले सब प्लस में लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A13 C13, अब यहाँ पे जो भी C11 का साइन है वो अपने को पता है, C11 का साइन कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, C11 का साइन कितना होता है +1, C12 का माइनस के साथ आएगा और C13 किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है जो अभी तक हमने पीछे किया है, ठीक है। चलिए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया आपका, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है ना, जहां ठीक है ना, वेयर C11 C12 C13 आर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट? चलिए अच्छी बात है, इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टीज में आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टी 2 लिख लीजिए, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 2 आप लिख लीजिए, ठीक है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 2, इफ वी फाइंड sum of multiplication of if we find sum of multiplication of element in any row or column with respect to column with respect to their other cofactor, with respect to their other cofactor, then the value of determinant is always 0. Determinant is always 0. Determinant is always 0. इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 और C11 यहाँ होना चाहिए था कायदे से, तो हम क्या लिख दें, C21, ठीक है ना, प्लस A12 और फिर यहाँ क्या लिख दें, C22 प्लस कायदे से यहाँ क्या होना चाहिए था, C12, लेकिन हम क्या लिख दें, इसे हमारा था C11 C21 C11 A11 था, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे यहाँ क्या था, A11 था तो C11 था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस बार A11 C11 की जगह क्या कर दिया, C21 कर दिया, ठीक है। A12 की जगह वहां पे क्या था, A12 जो था उसके पास C12 था, इस बार हमने क्या कर दिया, C22 कर दिया, प्लस इसी तरह से अगर A13 होता और यार हम क्या लिख देते, C23, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती, 0, इसकी वैल्यू क्या मिलती, 0। सिर्फ इसी की नहीं, अगर इसकी जगह हम क्या लिख देते, ऐसे A11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे रखते और इसके जो हम C31 रखते हैं ऐसे रिप्लेस करते चल जाते, C31, ठीक है ना, प्लस A12, ये कितना आता, C32 कितना आता, ये
32 प्लस A 13 और ये कितना हो जाता है C 33, तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई रो या कोई कॉलम को लेकर चल रहे हैं, अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमने न निकालकर उसके नीचे के एलिमेंट का कोफैक्टर हमने क्या कर दिया, डाल दिया, और इसी तरह से सेकंड वाले के साथ थर्ड वाले एलिमेंट के साथ भी किए, कि कहने का मतलब है हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को पकड़ा, लेकिन हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ हमने सेकंड रो का कोफैक्टर डाल दिया, ठीक है, और उनका सम करके जब वैल्यू निकाली तो वो क्या मिलेगी, हमेशा के लिए 0 ही मिलेगा, वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, क्योंकि ये चीज आसान थी, ठीक है ना। अब कुछ और थोड़ी एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए, कुछ छोटी मोटी और प्रॉपर्टी हैं, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ऐसे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वो कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यानी इसको आप चाहे तो और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट को हमने बताया था ना, ऐसे बॉक्स में रखते हैं, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरी बात लिख लीजिए, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर कितना हो जाएगा, k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, where n is order, where n is क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है ना, n is क्या हो गया, ऑर्डर। बात समझ में आई हमारी। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इन दो जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, इन दो प्रॉपर्टी पे हम अब नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करेंगे। तो आज हमने बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देखा कि बेसिकली डिटर्मिनेंट दिखता कैसे है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, को फैक्टर और माइनर क्या होता है, और साथ ही साथ हमने को फैक्टर की प्रॉपर्टी भी देखी, और ये भी देखी कि कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में लगाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।